सभी महत्वपूर्ण कानूनों के बारे में पढ़ रहे थे। जैसे आज हमारा भारतीय संविधान जिसकी पृष्ठभूमि तैयार हुई, कहीं ना कहीं वो ब्रिटिश संसद के द्वारा समय समय पर ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए जो कानून बनाए गए थे, कहीं ना कहीं वही से संबंध रखती है। आज के इस वीडियो में हम 1813 के चार्टर एक्ट को देखेंगे। जैसे कि पिछली कई वीडियो में या पिछले 2 वीडियो में हम ब्रिटिश संसद के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए समय समय पर पारित की गई 2 कानूनों के बारे में पढ़ चुके हैं, जिनमें सबसे पहले ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया तथा ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए जो कानून पारित किया गया था, उसमें 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जैसा कि हम पढ़े थे, सबसे पहले बंगाल में गवर्नर जनरल का पद बनाया गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया और उसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल में सबसे पहले गवर्नर जनरल का पद बनाया गया। समय बीतने के बाद वही गवर्नर जनरल का पद 1858 के भारत शासन अधिनियम में वायसराय का पद बना। वही पद समय बीतने के साथ साथ भारतीय संविधान में आर्टिकल 52 के तहत राष्ट्रपति के पद में स्थानांतरित कर दिया गया। जैसा कि हमें पता है कि भारतीय संविधान की जो पृष्ठभूमि तैयार हुई थी, वो अंग्रेजों के द्वारा पारित किए गए कानूनों से ही तैयार हुई थी। जैसे अभी भी हम देखें कि जो बंगाल गवर्नर जनरल था, वही गवर्नर जनरल का पद बाद में पूरे भारत गवर्नर जनरल का पद बना और फिर वही गवर्नर जनरल का पद वायसराय के पद में बदला और फिर वही वायसराय का पद आज भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के पद के रूप में देखने को मिलता है। इसी अध्याय में हम आगे देखे थे एक नया कानून जो अंग्रेजों के द्वारा पारित किया गया था, उसमें था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 की पिट्स इंडिया एक्ट में पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि 1784 की पिट्स इंडिया एक्ट में ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा कुछ विशेष कानूनों का प्रावधान किया गया था। उन प्रावधानों के बाद समय बीतने के साथ साथ अब ईस्ट इंडिया कंपनी एक नए कानून को पारित कर रही है, जिसका नाम 1813 का चार्टर एक्ट रहेगा। तो पिछले 2 वीडियो में हम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट और 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम पूरा फोकस करेंगे कि अंग्रेजों के द्वारा 1813 में जो कानून पारित किया गया, उस कानून में क्या क्या नियम था, क्या क्या कानून थे और उन कानूनों के माध्यम से आज हम अपने भारतीय संविधान में क्या क्या शामिल किए हैं। क्या वो कानून कहीं ना कहीं आज हमारे प्रत्यक्ष भारतीय संविधान में देखने को मिलता है या नहीं देखने को मिलता? क्या सच में अंग्रेजों के द्वारा पारित किए गए कानूनों के माध्यम से ही भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि तैयार हुई है? आज इन सभी चीजों की व्याख्या हम इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले आज हम 1813 के चार्टर एक्ट को देखेंगे। 1813 का चार्टर एक्ट। का चार्टर एक्ट। सबसे पहले तो 1813 के चार्टर एक्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु थे, उन बिंदुओं के बारे में देख लेते हैं, फिर एक एक बिंदु के लेकर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला बिंदु 1813 के चार्टर एक्ट में मिशनरियों का भारत में आगमन। मिशनरियों का भारत में आगमन। दूसरा पॉइंट, चाय और अफीम की खेती को छोड़कर। चाय और अफीम की खेती को छोड़कर बाकी सभी अधिकार को समाप्त कर दिया गया। बाकी सभी अधिकारों को समाप्त कर दिया गया।
कर दिया। इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु यह भी बनता है, कला के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में अब ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा 1 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि प्रदान किया जाएगा। प्रोत्साहन राशि प्रदान किया जाएगा। तो 1813 के चार्टर एक्ट में इन 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा किया गया। इन 3 महत्वपूर्ण कानूनों को भारत में लाया गया। सबसे पहले तो 1813 के चार्टर एक्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु बनता है वो बनता है मिशनरियों का भारत में आगमन। याद रखिए, मिशनरियों का भारत में आगमन एक कानून के तौर पर सबसे पहले 1813 के चार्टर एक्ट में ही मेंशन किया गया था। 1813 के चार्टर एक्ट में यह कहा गया कि अब यूरोप के वो मिशनरी का मतलब होता है जो धर्म परिवर्तन कराते हैं। तो 1813 के चार्टर एक्ट में यूरोप के मिशनरियों को जो कि ईसाई धर्म से संबंधित होते थे उन्हें भारत में आगमन दिया गया। और यही वो मिशनरी थे, ये वही ईसाई मिशनरी थे जो भारत में बहुत बड़े स्तर पर लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का कार्य किया। और यूरोप में जो यूरोप का जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था, ब्रिटिश पार्लियामेंट की ये मंशा थी कि भारत में मिशनरियों की संख्या में या मिशनरियों की तादाद में वृद्धि हो, जिससे यहाँ पर रहने वाले ब्रिटिश लोगों को मदद मिले। तो ओवरऑल ये समझ सकते हैं कि भारत में मिशनरियों का आगमन किस कानून के तहत हुआ, तो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। दूसरा जो मुख्य बिंदु था वो था चाय और अफीम की खेती को छोड़कर बाकी सभी एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। इसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा इस बात की पुष्टि की गई कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि घाटे में चल रही थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी अब केवल चाय और अफीम की खेती पर अपना एकाधिकार बनाए रखेगी और केवल चीन के साथ, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को यह दिशा निर्देश दिया गया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी चीन के साथ केवल चाय और अफीम की खेती पर एकाधिकार बनाए रखेगी, बाकी सभी देशों के साथ उसके एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यूरोप के अन्य देशों को या अन्य अलग महाद्वीप के देशों को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी गई। एकाधिकार का मतलब होता है कि अब यूरोप का जो ईस्ट इंडिया कंपनी था केवल वही भारत में व्यापार कर पाता, लेकिन एकाधिकार समाप्त हो जाने के बाद अब जो अलग अलग देश थे वो भी भारत में आते और व्यापार करते। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु था कला के क्षेत्र में 1 लाख रुपए का प्रोत्साहन राशि प्रदान करना। इसमें भी ब्रिटिश पार्लियामेंट का कहीं ना कहीं अपना प्रत्यक्ष लाभ था। ब्रिटिश पार्लियामेंट चाहती थी कि हम उन सभी युवाओं को जो कला के क्षेत्र में आगे बढ़कर ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए या अंग्रेजों के लिए कुछ योगदान कर सकते थे, उन्हें प्रोत्साहन राशि के तौर पे 1 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। मतलब ये कि उनके कौशल विकास को बनाए रखने के लिए और वही कौशल विकास जो आगे चलकर अंग्रेजों को लाभ पहुंचाने वाला था, उसी की उन्नति के लिए उन पर 1 लाख का प्रोत्साहन राशि प्रदान किया जाएगा। तो आज के वीडियो में हम 1813 के चार्टर एक्ट के बारे में पढ़े हैं, जिसमें महत्वपूर्ण 3 बिंदुओं को ध्यान में रखना है। केवल चार्टर एक्ट के महत्वपूर्ण 3 बिंदु, बाकी अगर देखेंगे कि भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि को तैयार करने वाले महत्वपूर्ण बिंदु, तो ढेर सारे महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं। जैसे 1773 के रेगुलेटरी एक्ट से अलग महत्वपूर्ण बिंदु का निर्माण होगा, 1784 के ईस्ट इंडिया एक्ट से अलग पृष्ठभूमि तैयार होता है, और 1813 के चार्टर एक्ट से अलग पृष्ठभूमि तैयार होता है, जिसमें आज हम देखें कि सबसे पहले मिशनरियों का भारत में आगमन, धर्म परिवर्तन, दूसरा चाय और अफीम की खेती को छोड़कर बाकी सभी पर से ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। आज अगर हम देखेंगे तो भारतीय संविधान की आर्टिकल 301 और आर्टिकल 302 में व्यापार का प्रावधान किया गया है कि भारत में कोई भी देश स्वतंत्र व्यापार कर सकता है। यही पृष्ठभूमि हम कहां से तैयार किए, तो 1813 के चार्टर एक्ट। जैसे कि अभी 1813 के चार्टर एक्ट में कहा गया था कि चाय और अफीम की खेती को छोड़कर
बाकी सभी एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी का समाप्त कर दिया जाएगा। अन्य देश भी आकर भारत में स्वतंत्र व्यापार कर सकते हैं। यही सेम कानून को भारतीय संविधान में इंक्लूड किया गया और भारतीय संविधान के आर्टिकल 301 और आर्टिकल 302 में यह कहा गया है कि कोई भी देश भारत में स्वतंत्र व्यापार कर सकता है। लास्ट का जो पॉइंट था, प्रोत्साहन राशि 1813 के चार्टर एक्ट के तहत उन सभी लोगों को जो कला के क्षेत्र में प्रगति करना चाहते हैं या कला के क्षेत्र में योगदान देना चाहते हैं और उस योगदान से ब्रिटिश पार्लियामेंट को ही लाभ होता, इसी वजह से उनको प्रोत्साहन राशि के तौर पर 1 लाख रुपए का प्रोत्साहन राशि प्रदान किया जाता था। तो ये 1813 के चार्टर एक्ट के निम्नलिखित कुछ बिंदु थे जिस पर हम लोग आज चर्चा किए। बाकी आगे के कानून को हम आगे देखेंगे। बस आज के लिए बस इतना ही।